चलिए तो इस खबर पर अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में दो गेस्ट मौजूद हैं। बीजेपी से अशोक बड़ाइक हैं, बहुत बहुत शुक्रिया अशोक जी, और साथ ही आरजेडी से क्षितिज मिश्रा जी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है क्षितिज जी। तो जिस तरीके से नगर निकाय चुनाव काफ़ी लंबे समय के बाद हुई, मतगणना अब सुबह 8 बजे से शुरू हो गई है, सबके अपने अपने दावे हैं, क्या कहेंगे अशोक जी? देखिए, दावे नहीं, लोकतंत्र के इस महापर्व में सभी 48 नगर निकाय क्षेत्र के मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। रुझान था लोगों में एक अपनी स्थानीय सरकार, अपने वार्ड की सरकार, अपने नगर निगम की सरकार बनाने को लेकर लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए थे। आप देखें कि जिस तरह से सरकार ने दलीय आधार पर चुनाव नहीं कराया, ईवीएम के से चुनाव नहीं कराया, इसके बावजूद भी लोगों ने बढ़ चढ़कर अपने पसंदीदा प्रत्याशी के पक्ष में भारी से भारी मतदान करने का प्रयास किया। लेकिन जिस तरह से चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन और जिला प्रशासन की ढुलमुल रवैया के कारण में जो मतदान परसेंट जो रांची नगर निगम में काफी कम देखने को मिली, मात्र 42 से 43%, जो रांची राजधानी है, शहर का, राज्य का आईना शहर होता है, राजधानी होता है, उस राजधानी में अगर 42-43% अगर मतदान परसेंट होती है तो मुझे लगता है कि एक प्रश्न खड़ा करती है इलेक्शन कमीशन पे और जिला प्रशासन पे। देखिए, इस लोकतंत्र के महापर्व में सब लोग इस लोकतंत्र के महायज्ञ में अपनी आहुति देना चाह रहे थे, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने ना मतदाता सूची को ठीक ढंग से तैयारी कर पाई, ना मतदान केंद्र को ठीक तरीके से सुव्यवस्थित तरीके से कर पाई। लोग मतदान केंद्र ढूंढने में परेशान रहे, कई लोग छूट गए, कई लोग बीएलओ घर तक अपने पर्चा नहीं पहुंचा पाई, कई लोगों को परेशान होना पड़ा। तो कुल मिलाकर अव्यवस्था देखने को मिली, सुरक्षा की भी अभाव काफी देखने को मिली। महिला मतदाता जो बहुत ही सेंसिटिव, जो संवेदनशील बूथ थे, वहां जाने से कतरा रही थी। लोगों का मतदान केंद्र, अगर कोई मतदान केंद्र संख्या ए में था तो उसको इस बार वो कर दिया जेड। तो लोग यही ढूंढते रहे, परेशान रहे, सुरक्षा का वातावरण का अभाव रहा, यानी पूरी की पूरी गड़बड़ियां देखने को मिली। और तो और इसमें एक चीज और देखने को मिला कि राज्य सरकार के टूल किट के रूप में जिला प्रशासन और जो अंदर जो मतदान कर्मी बैठे हुए थे, कुछ लोग, सब नहीं, कुछ लोग उसके एजेंट के रूप में वहां पर काम कर रहे थे। आप एक अल्पसंख्यक जो जहां जहां बूथे थी वहां पर लोग, प्रशासन के लोग सहयोग कर रहे थे, और जहां पर अल्पसंख्यक समाज के जहां वोट नहीं है, जहां अन्य समाज के जहां मतदाता की आबादी है, वहां पर वोटिंग परसेंट को स्लो कर दिया गया। और तो और लगभग 50,000 मतदान कर्मी जो सरकारी कर्मचारी होते हैं, वो इस लोकतंत्र के महापर्व में अपनी भूमिका सुनिश्चित कर रहे थे, लेकिन उनको भी पोस्टल बैलेट की जो सुविधा दी जाती है उससे भी उसको वंचित कर दिया गया। तो इससे पता चलता है कि ये पूरी की पूरी अव्यवस्था में इस लोकतंत्र के महापर्व में लोग शामिल हुए। वोटिंग परसेंट कम होने का सीधा सीधा आरोप इलेक्शन कमीशन और जिला प्रशासन को जाता है। ना बीएलओ ने ठीक ढंग से काम किया, ना मतदान जो सूची होती है, केंद्र होती है, उसको ठीक ढंग से पूरा कर पाए। कुल मिला के कहा जा सकता है कि चलिए, लोकतंत्र के महापर्व में लोग शामिल होना चाहते थे, लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग के ढुलमुल रवैया के कारण में 100% जो वोटर्स आना चाहते थे, शामिल होना चाहते थे, लोकतंत्र के पर्व को मनाना चाहते थे, वो इनसे अछूता रह गया। और आज भी जो आप काउंटिंग में देखेंगे, 23 तारीख को मतगणना हुई, वोटिंग हुई, और जब मतगणना भी चल रही है, इस बीच में कमोवेश 48 नगर निगम में, वो चाहे सिमडेगा की बात करें, चाहे मानगो की बात करें, चाहे मेदिनीनगर की बात करें, चाहे रांची नगर निगम की बात करें, लगभग कमोवेश सभी जगह आपको जिला प्रशासन के तानाशाही रवैया देखने को मिल रहा था। आपको रांची की बात करें, पवन जी, रांची में मतगणना की प्रक्रिया जो 8 बजे से शुरू होनी थी, लेकिन हुई शुरू 1.5 घंटा लेट, 9:30 बजे ये मतगणना की प्रक्रिया शुरू हुई है। यस, मेरे से सवाल है। हाँ, अभी से सवाल है। देखिए, वही तो मैं पूछ रहा हूं ना कि 6-7 बजे से शुरू होती है, यानी 1.5-2 घंटा विलंब होने का कारण क्या है? और तो और देखिएगा, मैं तो जवाब दे रहा था, एक बॉक्स में मेयर का भी वोट हो रहा है, उसी बॉक्स में पार्षद का भी हो रहा है। आपको 2 अलग अलग बॉक्स रखनी चाहिए थी। यानी कुल मिला के कहा जा सकता है मैडम कि पूरी अव्यवस्था में ये वोटिंग हुई है। और आज जब काउंटिंग हो रही है, उससे पहले सीसीटीवी कैमरा खराब होते हुए दिखाई दे रही है, लाइट कटते हुए दिखाई दे रही है। आप झारखंड मुक्ति मोर्चा के बड़ी नेत्री और महुआ मांझी अपने पुत्र, जो ऑलरेडी कैंडिडेट है वार्ड पार्षद के, रांची नगर निगम के वार्ड नंबर 18-19 के वो कैंडिडेट है, उनको लेकर वो रांची में जो ट्रांसपोर्ट नगर में बनाया गया है, जो व्रजगृह जहां काउंटिंग होनी है, वहां पर 2 दिन पहले वो लोग दोनों घुसे हुए थे, जो पूरी की पूरी रिस्ट्रिक्टेड एरिया होती है। तो कहीं ना कहीं ये जिला प्रशासन, इलेक्शन कमीशन, ये एक तरह से टूल किट के रूप में काम कर रही है। और आप देखेंगे जिला प्रशासन, इलेक्शन कमीशन टूल किट के रूप में कार्य कर रही है।
नहीं यार, चैनलों पर बैठ करके लगातार आरोपों का झड़ी लगा देना बहुत आसान होता है। इन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक एरिया में जिला प्रशासन हेल्प कर रही थी, बाकी एरियाओं में जान के वोटिंग स्लो करवा रही थी। आप इसका सबूत लेकर के आइए कि कौन सा ऐसा आपके पास। मुझे लगता है कि कोई भी प्रवक्ता पार्टी का जब बात रखता है तो जिम्मेदारी से रखता है, उसके पास सबूत होनी चाहिए इस बात की कि अल्पसंख्यक, क्योंकि आपने ये तय कर लिया कि अल्पसंख्यक आपको वोट नहीं दे रहे ना, आपने ये तय मान लिया। आज आपके चैनल के माध्यम से बीजेपी ने ये तय किया कि अल्पसंख्यक इनको नहीं दे रहे वोट, और ये मानते हैं, उनको वोटर नहीं मानते। तब आप वोटरों को भी आप बंटवारा कर दिए आज यहां बैठ करके, तो आप हमें वो सबूत इनसे मांगनी चाहिए। और मैं अभी भी समय देता हूं, वो सबूत दीजिए कि जहां पे कि अल्पसंख्यक एरियाओं पर मदद किया जा रहा है, और मदद सारी जगहों पर किया जा रहा था जिला प्रशासन की तरफ से। आप वो मुझे यहां पे सबूत देना आवश्यक होगा कि ऐसा कौन सा एरिया था जिसमें कि अल्पसंख्यकों का मदद किया गया, और बाकी जगहों पर जहां अल्पसंख्यक कम थे वहां पर वोटिंग जो है वो धीमा करवाया दिया गया। वो वार्ड का हमको बताइए या वो बूथ को बताइए। जवाब दीजिए अशोक जी। देखिए, जवाब और इलेक्शन कमीशन में जो खामियां थी, ये जवाब हम ना आपको दे सकते हैं मैडम, ना मेरे साथी क्षितिज जी को दे सकते हैं। इसका हम लोगों ने साफ भारतीय जनता पार्टी तो के आरोप लगा रहे हैं ना, ये बहुत गलत आरोप लगाया आपने। तुष्टीकरण की राजनीति किया आपने। मैं पूरा फाइल फोल्डर लेके बैठूं कि अपना लैपटॉप लेके बैठूं? तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं आप चैनल में बैठ के। पूरे अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ में, इलेक्शन कमीशन को प्रमाण के साथ में, लगभग 7-8 नगर निकाय क्षेत्रों में जो अव्यवस्था देखने को मिली, अल्पसंख्यक वोटरों अव्यवस्था का मैं बात नहीं कर रहा, अव्यवस्था हो सकती है, लेकिन आपने ये जो तुष्टीकरण की राजनीति यहाँ पर बैठ करके, ये गलत है, ये बर्दाश्त नहीं है। लिखित रूप से इलेक्शन कमीशन आप वो दिखाइए चिट्ठी जिसमें आपने ये मेंशन किया, आप चिट्ठी दिखाइए जिसमें आपने मेंशन किया। जी बोलिए अशोक जी। मैं इलेक्शन कमीशन को ना हम लोग देंगे कि आरजेडी का कार्यालय जाके ज्ञापन सौंपेंगे? आप ये एकदम बेवकूफी वाली बात, तथ्यहीन बात। अरे इलेक्शन कमीशन मालिक होता है चुनाव का, हमने उसको ज्ञापन सौंपा है, एविडेंस के साथ सौंपा है, पेन ड्राइव के साथ में सौंपा है। क्या जवाब मैं आपको बुला के दूं, लालू प्रसाद जी के कार्यालय में जाके दूं क्या? अरे साहब, चुनाव के समय कोड ऑफ कंडक्ट आता है, इलेक्शन कमीशन उसका मालिक होता है। हमने अपना जो समस्या थी, जो हमने आरोप लगाया है, उसको लिखित रूप से प्रमाण के साथ हमने इलेक्शन कमीशन को दिया है। तो क्या लालू जी और तेजस्वी जी के कार्यालय में जाके दे क्या? चलिए अशोक जी आपके पास आएंगे, इसलिए सीधे लिए चलते हैं। गेस्ट हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है शशांक राज जी, बीजेपी से हैं। बहुत बहुत स्वागत है शशांक जी। शशांक जी, सवाल आप ही से रहेगा, जिस तरीके से नगर निकाय चुनाव काफी लंबे समय के बाद हो रही है, लेकिन मतदान में भी अव्यवस्था देखी गई, और राजधानी रांची में भी मतगणना जो कि आज सुबह 8 बजे से शुरू होने थे, 9:30 बजे से शुरू हुई, इसमें भी कुव्यवस्था और अव्यवस्था देखी गई, क्या कहेंगे? देखिए, जिस प्रकार 2008 का चुनाव हम लोगों ने देखा था और 15 में क्या हाल हुआ था, किसी से छुपा हुआ नहीं। 2008 में लोग 3-3 दिन तक बेहोश पड़ रहे थे, काउंटिंग एजेंट पूरी तरह से अव्यवस्थित थे, जो पदाधिकारी थे, जो सरकारी पदाधिकारी, वो भी बेहोश हो रहे थे, और लगातार अव्यवस्था फैला हुआ उस समय 2008 के युग में हम लोगों ने देखा था। अभी वापस वो युग, चूंकि देश आगे जा रहा है, हर हाथ में मोबाइल आ गया है, डिजिटलाइजेशन की ओर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है, रोबोटिक्स आ गया है, लेकिन पुनः इस प्रदेश में आप देखिएगा, झारखंड प्रदेश पीछे की ओर जा रहा है। जो लालटेन युग हम लोग कहते थे, लालटेन से एलईडी की ओर हम लोग बढ़ चुके हैं देश, लेकिन झारखंड को फिर पुनः ढकेल कर पुनः लालटेन युग में लाने का फिर से प्रयास किया जा रहा है। जो अव्यवस्थाएं हम लोगों ने मतदान के दिन किया, आप समझिए कि झारखंड सरकार, राज्य निर्वाचन आयोग ने बहुत बड़ा पाप किया है कई वोटरों के साथ। जो लास्ट विधानसभा का चुनाव था, 24 का चुनाव, उस 24 के चुनाव के विधानसभा के बाद जितने भी नए वोटर इनरोल हुए, उन किसी का भी वोटर लिस्ट में नाम नहीं था। आप समझिए कि कितने हजारों लोग मतदान करने से वंचित रह गए। ये लोकतंत्र में सच में अगर किसी ने माहौल खराब करने का और जनता को परेशान करने का काम किया है तो राज्य निर्वाचन आयोग ने किया है। जिस प्रकार से जो नए वोटर थे, क्योंकि हम लोग उस दिन बूथ पर मौजूद थे चुनाव के दिन, जो नए वोटर थे वो परेशान थे बेचारे कि आखिर हमारा नाम है कहां, लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग ने उनका नाम वोटर लिस्ट में जोड़ा तक नहीं। आप समझ सकते हैं कि हजारों लोग वोट देने से वंचित रह गए। जो मतपेटी था, जो बॉक्स था जिसमें लोग मतदान कर रहे थे,
वो एक बॉक्स था, एक ही बॉक्स में लोग पार्षद भी डाल रहे थे और महापौर अध्यक्ष का भी मतदान कर रहे थे। अब एक बॉक्स पे आप समझ सकते हैं कि कितना लोड होता है। एक व्यक्ति को एन एवरेज 2 से 2.5 मिनट लग रहा था मतदान करने के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि कितने लाखों लोग मतदान करने से वंचित रह गए इस राज्य निर्वाचन आयोग की अव्यवस्था के कारण। और पुनः आज मतगणना केंद्र पर जिस प्रकार से अव्यवस्था सुबह से फैला हुआ है, हमारे कार्यकर्ता सुबह से परेशान है वहां पे कि कौन सा टेबल में जाएंगे, वहां जो काउंटिंग एजेंट है उनके बैठने की व्यवस्था ठीक से अंदर नहीं है, वहां जिस प्रकार से अव्यवस्था फैला, इसका जिम्मेदार कौन है? आखिर राज्य निर्वाचन आयोग जो यहाँ के उपायुक्त हैं वो जवाबदेही लेना चाहिए कि जो लोग मतदान से वंचित रह गए हैं, जो लोग कई केसेस हम लोगों ने देखा कि यहाँ के जो स्थानीय सांसद हैं उनका ही मतदान संजय सेठ जी का किसी और बूथ पे है, उनकी पत्नी का किसी और बूथ पे है। एक एक घर से हम लोगों को वोटिंग के दिन देखने को मिला कि जो मतदान पति कहीं और कर रहा, पत्नी कहीं और कर रहा, बच्चा कहीं और कर रहा है और उसका परिवार कहीं और कर रहा है। तो इस प्रकार से जो अव्यवस्था, पूरी तरह से अव्यवस्थित रूप से चुनाव कराया गया है इस प्रदेश में, ये जनता माफ नहीं करने वाली है मुख्यमंत्री जी को। मुख्यमंत्री जी का इस पे कोई स्टेटमेंट नहीं आता है। जो हजारों वोटर परेशान रहे, उस परेशान वोटर्स का आखिर उनका रिजल्ट क्या होगा, उनको कोई समाधान देना है, इसको लेकर सरकार कभी भी गंभीर नहीं है। सरकार के लोग लगातार दूसरा बात गोल गोल घुमा रहे हैं, लेकिन ओरिजिनल में जो वोटर्स आज वोट नहीं दे पाए हैं, 43% मात्र मतदान यहाँ पे इस शहर में हुआ है। पिछले बार 47-48% मतदान था। जो लोग प्रयास कर रहे थे, आप समझिए कि 7-8% अगर मतदान घटा है तो पूरी तरह से राज्य निर्वाचन आयोग इसका दोषी है और इस पे कड़ी कार्रवाई करके जो भी दोषी पदाधिकारी हैं उनको अविलंब उन पर जांच करानी चाहिए और उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। क्षितिज जी क्या कहेंगे? देखिए, अगर आपने ये जो शिकायतें थे, ये पहले शिकायतें दी गई थी जिस पर कि चुनाव आयोग ने अपनी बात को रखा और उसी दिन रात शाम के समय में, और आपके चैनल पे भी हमने देखा है, उन्होंने कहा कि इस पर कड़ी जांच होगी और जिसको इसमें गलती हो, जिसकी जो दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई होगी। दूसरा, इन्होंने कहा मुख्यमंत्री जी कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री नहीं है कि चुनाव आयुक्त के बयान, या भारतीय जनता पार्टी के हम लोग नहीं है जो कि चुनाव आयोग के मामलों पर हम जाकर के चुनाव आयोग का प्रवक्ता बन करके वो करें। ना तो हम लोगों ने उसमें कोई सहभागिता रहती है, आपकी सहभागिता रहती है चुनाव पर। आज आप सवाल उठा रहे हैं, आप सवाल उठा रहे चुनाव का जहां में। शशांक जी, आप झूठ बोल रहे थे, हम सुन रहे थे। शशांक जी, आप झूठ बोल रहे थे, हम सुन रहे थे। आपके बात को बता रहा हूं मैं। आप वोट नहीं दे मैं आपका जवाब, शशांक जी जवाब ले लीजिए ना, आप जवाब लेने बैठे हुए ना। आप बताइए कि जो नए वोटर, क्षितिज जी एक मिनट, आप सवाल पूछिए और फिर जवाब दीजिए। वोट नहीं दे पाए हैं आपका जवाब हम दे रहे हैं ना, आपका जवाब हम दे रहे हैं। बताइए। जो कह रहे हैं अभी 25 के जो नाम, जो ये कह रहे हैं कि नाम नहीं था, तो 24 के आधार पर लिया गया। कई जगह ऐसे थे जो 25 के, जो 2025 में वोटर लिस्ट में नाम जोड़ाया गया था, वो लोग गए हुए थे, तो उनको बताएगा कि आपका इस वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। दूसरा, तीसरा बात इन्होंने ये कह रहे स्ट्रांग रूम में अव्यवस्था फैली हुई। कौन सी अव्यवस्था फैली हुई है? दिखाइए जरा सा, आप अपने मोबाइल है ना, आपने टेक्नोलॉजी का जिक्र किया ना, तो दिखाइए कौन सी अव्यवस्था आपको वहां पर दिख रही है। और आप शिकायत करवाने की जगह लाइव हो जा रहे हैं, उसकी शिकायत करेंगे ना। इनके प्रवक्ता अभी आकर के बैठ करके कह रहे थे कि अल्पसंख्यक एरिया में जिला प्रशासन मदद कर रही थी और बाकी जगहों पर वोटिंग स्लो करवा रही थी। तुष्टीकरण की राजनीति करके गए हुए ये लोग, यहां बैठ करके खाली तुष्टीकरण की राजनीति करिए। कह रहे हैं कि ललटेन युग वापस ला। ये मान लिए ना इस चीज को कि हाँ वापस से ललटेन युग आ रही है, तो इस चीज को मान के बैठिए। आप हार अपनी अभी मान लीजिए, ये क्या टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी, आप क्या ये झारखंड पहला राज्य हो गया क्या जिसने कि ये बैलेट पेपर पे चुनाव करवाया? क्या बाकी देश नहीं करवाते हैं क्या? बड़े बड़े देश करवाते हैं बैलेट पेपर पे चुनाव, और आपने ईवीएम की व्यवस्था, विश्वसनीयता को खराब किया है। आपकी वजह से आज जनता ईवीएम पर भरोसा नहीं कर पा रही है। चलिए क्षितिज जी, आपके पास आएंगे। रांची से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नगर निकाय चुनाव को लेकर के परिणाम आ गए हैं। वार्ड 1 से नकुल तिर्की ने जीत हासिल की है। तो रांची से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां की नगर निगम चुनाव को लेकर के रिजल्ट आ गए हैं। वार्ड 1 से नकुल तिर्की ने जीत हासिल कर ली है। वहीं वार्ड 2 की बात करें तो वार्ड 2 से सविता कच्छप विजयी हुई हैं। वार्ड 19 से बात करें तो वार्ड 19 से गीता कुमारी विजयी घोषित हुई है। वहीं वार्ड 20 से सुनील यादव ने जीत दर्ज किया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रांची से, जहां
वार्ड 25 से सुषमा राज विजयी हुई हैं, वहीं वार्ड 48 से अमित मिंज विजयी घोषित हुए हैं। वार्ड 49 से जमीला खातून विजयी हुई हैं। चलिए तो चर्चा की शुरुआत करते हैं, जहां के हमारे साथ जेडीयू से सागर जी मौजूद है। सागर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जिस तरीके से नगर निकाय चुनाव चल रहा है और आप देख रहे हैं, शुरुआती रुझान की बात करें तो रोशनी खलको इस वक्त आगे निकलते दिख रही हैं, क्या कहेंगे? देखिए, ये तो होना ही था। जिस ऑर्गेनाइज तरीके से उन्होंने चुनाव लड़ा और सभी का सहयोग लेकर के और सभी के विकास के लिए उन्होंने इस चुनाव को लड़ने का काम किया था। और पूर्व में जो और प्रत्याशी रहे उनके विरुद्ध में, उन लोगों को भी पूर्व में रांची की जनता ने देखा है, उनके कार्यों को देखा है और कैसे नगर निगम का उन्होंने नरक निगम बनाने का काम किया, ये भी रांची की जनता ने देखा है। तो उसी के अनुसार रांची के लोगों ने मतदान किया और मतदान में अभी तक का जो रुझान आ रहा है 11,000 वोट से वो आगे चल रही है। मैं उनको चुनाव जीतने की बधाई भी देता हूँ एडवांस में ही। अभी चुनाव के परिणाम घोषित नहीं हुए हैं, लेकिन फिर भी। और आपने देखा होगा कि राज्य की सरकार ने पूरे तंत्र अपना लगा दिया। सबसे पहले तो जो हाई कोर्ट को जितना हम लोग धन्यवाद दें माननीय उच्च न्यायालय को कि उनके प्रयास से यह सफल हुआ, और उसमें भी रोशनी जी ने इस चुनाव को कराने में उनकी भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और सरकार ने जब न्यायालय का जो आया फैसला, उसके बाद सरकार एक तरीके से पूरा बौखला गई और एक होता है कि विरोध में काम करने के लिए और खिसिया के काम करने के लिए इन्होंने पूरा तंत्र लगा दिया कि रांची में और पूरे राज्य के अलग अलग निकायों में कम से कम मतदान हो। और लोग आप कितने परेशान हुए आपने देखा ही, किस तरीके से जो पूरा चुनाव आयोग, जो राज्य निर्वाचन आयोग की अव्यवस्था थी वो सामने देखने को मिली। हालांकि रांची के डीसी के ऊपर इन्होंने एक कारण बताओ नोटिस जारी कर अपना पल्ला झाड़ दिया, लेकिन ये पूरी अव्यवस्था के लिए मैं पूर्ण रूप से राज्य निर्वाचन आयुक्त को जिम्मेवार मानता हूं और पूरे राज्य सरकार के इशारा पर उन्होंने काम किया है। क्षितिज जी, क्या कहेंगे? बड़ा इल्जाम कि राज्य सरकार के इशारों पर चुनाव आयोग ने ये काम किया है, जो कुव्यवस्था मतदान के दिन भी देखा गया और आज भी देखने को मिल रहा है। देखिए, एक मजेदार एग्जांपल मैं दूंगा और आज देना भी चाहिए, और छात्र सुन रहे हैं आपके, उनको भी देना चाहूंगा। जेपीएससी एग्जाम को लेकर के जब छात्र गए हुए थे कोर्ट में, तो शशांक जी सारे चैनलों पर जाकर के कहते थे कि 50-50 लाख रुपया में सीट को बेचा गया है। उस पर कोर्ट का क्या निर्णय आया वो सबको ही जानता है, और इनको किस प्रकार से कोर्ट ने आईना दिखा दिया ये बात सबको ही जानता है, और सारे मीडिया चैनलों ने उस कोर्ट के जजमेंट को पढ़ा है। दूसरा, ये लोग लगातार सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। सबूत अभी ये कहा, इन्होंने कहा कि जहां पर काउंटिंग हो रही है वहां अव्यवस्था फैली हुई है, कुछ भी व्यवस्था नहीं है, टेबल पे कुर्सी नहीं लगाई गई है, ये नहीं वो नहीं। आप दिखाइए ना, आप दिखाइए कहां पर क्या क्या गड़बड़ियां हो रही है। नहीं दिखाएंगे ये। इन्होंने इतनी, मैं फिर चैलेंज कर रहा हूं, इनके एक प्रवक्ता बोल के गए हैं, अभी प्रूफ करके मेरे को बताइए कि कौन से अल्पसंख्यक एरिया में जिला प्रशासन मदद कर रही थी और कौन कौन सा ऐसा जगह है जहां पर कि बाकी जो लोग रहते हैं उनके वोटर को जिला प्रशासन रोक रही थी, उसको स्लो करवाई थी जान करके। ये झूठा आरोप बैठ करके लगाने से नहीं होता है। आप बैठे हुए झूठा आरोप लगातार लगा रहे हैं। आईना देखिए, वो जेपीएससी घोटाला जो वो हुआ था उस पे देखिए। तो क्षितिज जी क्लियर करे कि 48 में से आरजेडी कितना सीट पर यहाँ चुनाव लड़ रहा है। इस पूरे प्रदेश में 48 नगर निकाय में चुनाव हो रहा है, 48 में एक भी अगर आरजेडी कहीं से आ गया तो बताइएगा। इसलिए हम लोग भी चुनाव का रिजल्ट देख रहे हैं, चुनाव का रिजल्ट के बाद हम लोग बात करेंगे। दूसरी बात, ये 1 बजने को है, 1-1:30 बज चुका है अभी तक। आप समझ सकते हैं कि रांची नगर निगम में पहला राउंड का सिर्फ काउंटिंग हुआ है। ईवीएम से जब मतदान होता था, ईवीएम से जब काउंटिंग होता था तो 1 बजे तक लगभग 7-8-10 राउंड का काउंटिंग खत्म हो जाता था और लगभग पिक्चर क्लियर हो जाता था कि कौन व्यक्ति शहर का मेयर बनेगा, महापौर बनेगा, अध्यक्ष बनेगा। लेकिन 1:30 बजे तक मात्र 1 राउंड का काउंटिंग अभी तक खत्म हुआ है
आप समझ सकते हैं कि इस राज्य को किस युग में हेमंत सोरेन जी की सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग उठाकर ले आई है। जिस प्रकार से 1:30 बजे तक एक राउंड का काउंटिंग हुआ है, आप समझ सकते हैं कि पूरा रात भी आज खत्म हो जाएगा, लेकिन यहाँ काउंटिंग नहीं खत्म होने वाला है। जो परिस्थिति इस राज्य को इन लोगों ने बनाया है, आप समझ सकते हैं कि 1:30 बजे तक अगर एक राउंड का काउंटिंग खत्म हुआ है तो पूरा काउंटिंग खत्म होते तक महापौर का कितना टाइम होगा, और उतने टाइम तक वहां के पदाधिकारी परेशान रहेंगे, जितने भी काउंटिंग एजेंट है सभी लोग परेशान रहेंगे। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? 1:30 बजे 2 बजे तक जो काउंटिंग सुबह 7 बजे से शुरू होता था, 2 बजे तक हम लोग को आधा रिजल्ट मिल जाता था हर बार। आज ये समय आ गया है कि पूरा आधा दिन खत्म होने को है, लेकिन एक राउंड मात्र काउंटिंग करा पाए। और राज्य की अव्यवस्था हर लोगों ने देखा है। कई लोगों ने उस दिन देखा कि कहां कहां मारपीट, लड़ाई झगड़ा, हिंसा की घटना हुई है चुनाव के दिन। किसी से छुपा हुआ नहीं है, डिजिटल युग है। आपकी चैनल ने भी दिखाया है कि वोटिंग के दिन किस प्रकार से जुगसलाई हो, मानगो हो, पाकुड़ हो, मिहिजाम हो, जामताड़ा हो, दुमका हो, जिस प्रकार से घटना घटी है, हिंसक घटनाएं, वो घटनाएं का जिम्मेदार कौन है? आखिर कौन व्यक्ति जिम्मेदार है? लॉ एंड ऑर्डर कहां था इस राज्य का कि इतने सारी हिंसक घटनाएं इस राज्य में घटी? इसका जिम्मेदारी सरकार के लोगों को लेना चाहिए और सरकार के लोगों को जवाब देना चाहिए कि इस राज्य को पुनः उस युग में कैसे लेके लोग ढकेल रहे हैं। चलिए, कांग्रेस से भी इसका जवाब ले लेते हैं। उनके हाथ में कंट्रोल कांग्रेस नहीं से है। हमारे साथ राज उरांव जी मौजूद है। राज जी, जिस तरीके से आप लोगों ने जो ये इलेक्शन हो रहा है, इसमें सरकार आपकी गठबंधन महागठबंधन की सरकार है, लेकिन कैंडिडेट नगर निकाय चुनाव में आप लोगों ने अलग अलग उतारा है। क्या लग रहा है, इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा? देखिए, मैं पहले भी बोल चुका हूं और आज भी यही बात बोलूंगा, ये दलगत चुनाव नहीं था। दूसरा समर्थित उम्मीदवार उतारे हैं और निर्दलीय उम्मीदवार भी उतारे हैं। इसमें खामी मुझे नहीं लगता। इसमें तो मौका था, अच्छा प्रतिस्पर्धा है सभी पार्टियों के लिए कि उसमें दमखम उनको पता चले। भाजपा डरती थी, इसलिए उन्होंने अपना इंटैक्ट रखा, अपना आंसू और भाजपा एक साथ लड़े अपने पर। यहाँ पर देखिए कि हर पार्टी अपने समर्थित उम्मीदवार के साथ अपना दमखम दिखाए, जो कि बढ़िया बात है। आने वाले समय में, आने वाले चुनाव में इसके आकलन और इसकी मजबूती इस पर डिपेंड करेगी। लेकिन देखा जाए, रुझानों में देखा जाए तो रोशनी खलको काफी आगे चल रही हैं और आप लोग के जो कैंडिडेट रम्मा खलको हैं वो पीछे हैं। हाँ, तो चल रही है। इसका खामियाजा है कि अलग अलग लड़ने का, पर मैं मानता हूं कि लोकतंत्र की यही सुंदरता है। अगर हमें कुछ अब जहां ईवीएम का विरोध कर रहे थे कि भाई ईवीएम से चाहिए, देखिए कितना पारदर्शी चुनाव हो रहा है कि इनकी कैंडिडेट आगे चल रही है। इसका मतलब है कि कहीं घोटाला गड़बड़ नहीं है। ये अपनी बातों में खुद फंस रहे हैं। आप देखिएगा कि 2009 के चुनाव में जहां इनके सबसे बड़े लीडर LK आडवाणी, JVK आपके जी ने ईवीएम का विरोध किया था, जहां किताब लिखा था कि डेमोक्रेसी एट रिस्क। तो अब बीजेपी को बताना होगा कि ये इनकी डबल स्टैंडर्ड है। एक जगह ये ईवीएम का विरोध करते हैं, एक जगह ये ईवीएम का पक्ष रखते हैं। तो ये कहाँ है, ये अपने बताए। शशांक जी बताइए, कहाँ आप लोग ईवीएम का विरोध करते हैं और कहाँ समर्थन करते हैं, जिसकी वजह से बैलेट पेपर से चुनाव हो रहे हैं? डबल स्टैंडर्ड हेमंत सोरेन जी का कहाँ है? 2024 में मुख्यमंत्री वो किससे बने हैं? बैलेट पेपर से बने हैं क्या हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री? हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री ईवीएम से बने। और जब ईवीएम से बने हैं तो हमारी व्यवस्था इतनी है पूरे देश भर की जनता के साथ, राज्य की जनता के साथ, कि जनता को किसी भी प्रकार का परेशानी ना झेलना पड़े। आप देखिएगा, इनवैलिड वोट का काउंटिंग जब होगा, पूरे काउंटिंग खत्म हो जाने दीजिए 48 नगर निकाय का चुनाव का, जो इनवैलिड वोट रहेगा वो इनवैलिड वोट कितना सारा रहेगा और हजारों की मात्रा में रहेगा। छुपने वाला नहीं। अभी लोग मुझे बता रहे थे धनबाद से कि लगभग 3-3.5 हजार वहां इनवैलिड वोट अभी तक निकल चुका है। तो अगर इस राज्य में पहले तो आप तो जनता कोई वोट देने गया, उसको कोई बता नहीं रहा है अंदर में उसको क्या करना है, उसको पेपर मोड़ दिया गया, उसको दे दिया गया, वो क्या करे बेचारा। कोई भी गांव बस्ती का, हमारा टोला का कोई जनता है जो वोटर है, उसको बताया नहीं जा रहा है अंदर मतदान केंद्र पर कि आखिर वोट देना कैसे है। ये इनवैलिड वोट का आखिर कहानी कहां से शुरू हुआ है? इनवैलिड वोट का कहानी इस बैलेट पेपर के माध्यम से शुरू हुआ है। नोटा आप लोगों ने हटा दिया। जो व्यक्ति मान लीजिए नोटा पे वोट देना चाह रहा होगा, वो व्यक्ति नोटा पे इस पूरे चुनाव में वोट नहीं दे पाया। और इनवैलिड वोट जो हो रहा है, जो हर नगर निकाय से आप समझिए कि 10,000 20,000 जो इनवैलिड वोट होगा, आखिर उसको जो गलती हुई है उसका जिम्मेदारी कौन लेगा? इनवैलिड वोट जो बड़ी मात्रा में निकल कर आ रहा है, उस इनवैलिड वोट का जिम्मेदारी
राज्य निर्वाचन आयोग लेगा क्या, और जो गलती हुई है जिस पदाधिकारी से उस पर कार्रवाई करेगा क्या। लेकिन आज इस राज्य को आप समझिए कि पीछे ढकेलने की ओर प्रयास किया गया है। ईवीएम से हमारा इतना ही है कि जो जनता को ईवीएम से सुविधा मिलता है, और जो लोग ईवीएम पर सवाल उठाते हैं, राहुल गांधी जी हो, हेमंत सोरेन जी हो, वो हेमंत सोरेन जी वही ईवीएम से मुख्यमंत्री बनकर आए हैं। तो आखिर हेमंत सोरेन जी जिस ईवीएम पर सवाल उठाते हैं उसी ईवीएम से 2-2 बार मुख्यमंत्री चुनकर आए हैं। तो यह डबल स्टैंडर्ड की बात कौन करता है इस प्रदेश में। और दूसरी क्षितिज बात, जी जवाब दीजिए कि डबल स्टैंडर्ड की बात कौन कर रहा है। एक तरफ जहां आप लोगों की सरकार है वो भी ईवीएम से जीत करके मुख्यमंत्री बने हैं, फिर बैलेट पेपर पे आ जाना। देखिए बैलेट पेपर में ये बैलेट पेपर को इतना बुरा बता रहे हैं, इसका मतलब है कि और जो खामियां जो सवाल उठाया जा रहा था रघुवर दास जी के सरकार में, क्या पंचायत चुनाव बैलेट पेपर पे नहीं हुआ था? क्या हुआ था? दूसरा ये कह रहे हैं कि ये जीत के आते हैं तो अच्छा है, और नहीं तो डबल स्टैंडर्ड। हम तो कह रहे हैं हमारा 70 सीट था, 70 सीट होने वाले थे यहाँ जेएमएम आरजेडी और कांग्रेस के सीपीएम का। ये हम 56 पे रह गए। 56 इंच का जो मोदी जी का सीना था वो हमारे पास आ गया। हमारे 70 सीट होने वाले थे। हम आज भी विरोध करते हैं ईवीएम का। और जो जिस प्रकार से एलओपी नेता प्रतिपक्ष ने भरे मीडिया में आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव में होने वाली त्रुटियों को गिनाया है, और किस प्रकार से उन्हीं के खिलाफ चुनाव आयोग ने कहा कि एफिडेविट दायर कीजिए, और इनके नेता अनुराग ठाकुर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताते हैं कि हाँ चुनाव में धांधली हुई है वायनाड में, तो फिर उन पर कोई एफिडेविट करने के लिए उनको नहीं बताया जाता कि आप भी कीजिए। तो किस प्रकार से राजनीति किया जाता है ये भारतीय जनता पार्टी हमें बता रही है, जो कि खुद ही इसमें सबसे ज्यादा संलिप्त है। हम कह रहे हैं कि हमारी कहना है कि अभी तक कोई भी ऐसा आप दिखा दीजिए जहां पर, जो कि कई वार्डों की गिनतियां खत्म हो गई है, कई वार्डों की रिजल्ट आपने भी दिखाया, रिजल्ट आ चुकी है, क्या एक भी जगह पर यह कहा गया क्या कि नहीं हम इस रिजल्ट से संतुष्ट नहीं है, या इसमें गड़बड़ियां की गई, या किसी प्रकार का गलतियां हुआ? और ये कह रहे थे कि वो इनवैलिड वोट जो हो जाते हैं, तो जब अधिकारियों का और नॉर्मल जब विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव में आपने देखा बिहार में कैसे वोट इनवैलिड हो रहा था, हरियाणा में किस प्रकार से चुनाव आयोग बीजेपी के इनवैलिड कर रहे थे इंक लगा लगा करके, ये हमें बता रहे हैं। आप तो सामने है सब कुछ। और इन्होंने क्या कहा कि हिंसक घटना, दावे के साथ कहता हूं एक जगह बताइए जहां हिंसक घटना हुआ है। छिटपुट घटनाएं हुई हैं, आप फिर झूठ बोलते हैं यहां बैठ करके, और सुबह से लगातार ये झूठ बोल रहे हैं, कह रहे बहुत सारे हिंसक घटना हुई, नहीं हुई है हिंसक घटना, छिटपुट घटनाएं हुई है। देखिए क्षितिज जी साहब झारखंड नहीं घूमते हैं, इसलिए क्षितिज जी को नहीं पता आप थोड़ा ज्यादा घुलाई जाइएगा। आप जब जुग सलाई में जिस प्रकार से घटना हो रही थी बूथ पर, आप जब धनबाद के झरिया विधानसभा में जाइएगा, वहां जिस प्रकार से घटना हो रही थी, पाकुड़ में जो घटना हो रही थी, उसका वीडियो है। ऐसा नहीं कि कोई छुपा हुआ है। हिंसक घटना, छिटपुट घटना और घटनाओं पर नियंत्रित पा जाना, इसमें अंतर होता है। घटना क्यों हो रहा है? घटना इसलिए हो रहा है कि दो गुट वहां पे लगाते हैं, कोई लॉ एंड ऑर्डर, दो गुट में लड़ाई हुई है, और दो गुट में दो प्रत्याशियों के गुट में लड़ाई हुई है। क्या बात कर रहे हैं आप? अगर मारपीट की घटना हो रही है, मतलब विधानसभा चुनाव में नहीं हुआ था क्या? बार बार विधानसभा चुनाव में नहीं हुआ था? जेएमएम के प्रत्याशी और आजसू के प्रत्याशी में औकात नहीं है। औकात की बात मत कीजिए आप, पूरे बूथ पर भाषाओं की मर्यादा रखिए, औकात की बात मत कीजिए आप। डिप्यूटेशन कर सके आप चुनाव आयोग में औकात की बात कीजिए, ये गलत है। एक एक करके बोलिए, एक एक करके बोलिए। राज्य निर्वाचन आयोग को हमने कहा कि पूरे सभी बूथ पर सीसीटीवी कैमरा लगाया जाए, क्यों नहीं लगाया राज्य निर्वाचन आयोग ने? आखिर क्षमता नहीं थी राज्य निर्वाचन आयोग के, सरकार की क्षमता नहीं थी, इसलिए सीसीटीवी कैमरा नहीं लगाया गया। हमने कहा कि सेंट्रल फोर्स का डिप्यूटेशन हो ताकि इस प्रकार की जो घटनाएं हो रही है बूथ पर उसको रोकी जा सके। लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग ने क्यों नहीं सेंट्रल फोर्स को डिप्यूट कर पाया? क्योंकि राज्य निर्वाचन आयोग ने पूरी तरह से मामला सेट करने का प्रयास किया है कि हम लोग सेफ चुनाव लड़ेंगे, और जिस प्रकार से लोग स्ट्रांग रूम में देख रहे थे कि सीसीटीवी ऑफ हो जा रहा है, सीसीटीवी पे लाइट नहीं है, समझ सकते हैं कि जितना भी मामला सेट करने का प्रयास कीजिए, लेकिन जनता सेट है कि भारतीय जनता पार्टी के नगर निकाय चुनाव में जो शहर का चुनाव है, उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लोग चुनकर आने वाले हैं। जनता चाह लिया है, जनता ने ठान लिया था, और आप देखिएगा कि जो शाम तक का रिजल्ट होगा, 48 नगर निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी विजय होकर आने वाला है। और ये सरकार के लोग किस प्रकार से मुंह पर खानी पड़ेगा, शाम तक नजर आ जाएगा इसका चुनाव का। देखिए रिकॉर्ड रख लीजिए, 48 प्रत्याशी लड़ रहे हैं, समर्थित उम्मीदवार नहीं लड़ रहे हैं। मैं हरियाणा का, जैसे क्षितिज जी ने उठाया था बात, तो हरियाणा का ही मैं बात बताता हूं कि 2025 में आपका सुप्रीम कोर्ट ने
सरपंच के चुनाव में सुप्रीम कोर्ट ने, ये रेयर ओकेजन होता है जबकि रिकाउंटिंग का, सुप्रीम कोर्ट ने रिकाउंटिंग करवाया और हारा हुआ कैंडिडेट सुप्रीम कोर्ट में जीता 51 वोट से। तो ईवीएम की जो पारदर्शिता का बात कर रहे हैं, ये लोगों ने, सुप्रीम कोर्ट ने दिखाया कि किस तरह से। इसलिए, और दूसरी बात रही कि हमारे पास ईवीएम था नहीं, खराब थी, हमने मांगा भी था इधर उधर से, चुनाव आयोग ने प्रयास भी किया, इसलिए बैलेट पे हुआ। और दुनिया के जितने भी समृद्ध देश हैं आज, सभी आज बैलेट पेपर पे वोट होता है, लालटेन युग में सब। और 2008 से पहले तो जितने भी लोग थे बैलेट पेपर पे ही करते थे वोटिंग। आज हाँ, आज नई पीढ़ी जो नए हैं उनके लिए थोड़ा नया चीज हो गया है, पर वो भी है कि वो भी जानते हैं कि बैलेट पेपर किस तरह इस्तेमाल करना है। सागर जी क्या कहेंगे, बैलेट पेपर से इस बार चुनाव हुआ है तो हाय तौबा करने की कोई बात नहीं है? देखिए, अब इन लोगों को तो किसी पर विश्वास नहीं है, ना इन्हें ईवीएम पर विश्वास है, ना इनको चुनाव आयोग के ऊपर विश्वास है, ना इनको देश के न्यायालयों के ऊपर विश्वास है। इनको केवल विश्वास अपने ऊपर है। जहाँ ये चुनाव जीतते हैं वहाँ पर बहुत अच्छी बात है, ईवीएम को सराहना करते हैं। जहाँ ये चुनाव हार जाते हैं वहाँ ये ईवीएम इनके लिए बुरा बन जाता है। तो अब तो यही बता पाएंगे कि वास्तव में ये किस प्रक्रिया से चुनाव चाहते हैं। और जब कर्नाटक में इनको जीत मिली तब बहुत अच्छी बात थी, ईवीएम से चुनाव हुआ। झारखंड में इनको जीत मिली तो बहुत मिठाई खा रहे थे, आतिशबाजी हो रही थी कि हम लोग चुनाव जीत गए। तो फिर जहां हार जाते हैं वहां पर हाय तौबा क्यों करते हैं? दल के आधार पर चुनाव की इन्होंने बात की। हम लोग पहले अलायंस है एनडीए का, जो लगातार भारतीय जनता पार्टी, आजसू पार्टी, जेडीयू, सब लोग हम लोग ये कहते रहे कि राज्य में दलीय आधार पर नगर निकाय के चुनाव कराना चाहिए। लेकिन जब सरकार, ये जो तीसरी सरकार बनाने के लिए जब लोग मतदान कर रहे थे तो हम लोगों ने देखा कि क्या पूरी अराजकता फैली हुई थी। और हमारे जो प्रत्याशी थे उसके नाम के आगे एक चित्र बना दिया गया ताकि लोग कंफ्यूज हो सके। जहां पर नो वोट का ऑप्शन देना चाहिए था वहां पर एक स्कैनिंग टाइप का एक चित्र बना करके, ताकि लोग उसमें मुहर मारे और वोट इनवैलिड हो जाए उनका, और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के समर्थित जो उम्मीदवार थे उनको वोट न पड़े। इस उद्देश्य से इसको किया गया था। लेकिन आप देख ही रहे हैं जो अभी परिणाम सामने आ रहे हैं, इस परिणाम में हमारे प्रत्याशी काफ़ी आगे चल रहे हैं। और पूरे तौर पर सरकार ने चाहा कि ये चुनाव नहीं हो, लेकिन उनकी जो मंशा थी उसे कोर्ट ने विफल करने का काम किया। आपने देखा होगा जो रांची में रहते हैं उनका वोट हटिया में, जो हटिया में रहते हैं उनका वोट रांची में। एक ही परिवार के लोगों के, जो एक ही परिवार के सदस्य थे, उनके मतदान केंद्रों को बदलने का काम किया। पति का किसी और मतदान केंद्र में, पत्नी का किसी और मतदान केंद्र में, बच्चों का किसी और मतदान केंद्र में, ताकि लोग हताश हो जाए और अलग अलग जगह जा करके मतदान करने से परहेज करते हुए अपने घर में ही बैठे रहें। उसी तरह आपने देखा होगा कि जब हम लोगों ने मतदान किया तो एक ही मत पेटी थी, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के साथी ने बताया। उसी में हम लोगों ने मेयर का भी अपना पर्चा डाला है और वार्ड पार्षद का भी डाला है। और आज 27 तारीख को ये अलग होने में ही काफ़ी समय लग जाएगा कई नगर निकाय के स्थानों में, और बहुत जगह कल भी इसका परिणाम आएगा। तो सरकार ये चाहती है कि लोग जो है हताश हो जाए, परेशान हो जाए, निराश हो जाए, और जैसे ही अंधेरा हो तो अपने घर की ओर बढ़ जाए। और उसके बाद जैसा कि हम लोग चर्चा कर रहे थे लालटेन युग का, कि बत्ती गुल और डब्बा गायब, वही सरकार की मंशा है। और आप देखिएगा कि इस तरीके का काम शाम तक में निश्चित रूप से होगा। अभी जो बता रहे थे आरजेडी के साथी ने कहा कि कहाँ पर झमेला हुआ, बताइए, छोटी मोटी घटनाएं हुई। तो हमारे अलग अलग राज्यों से जो बताया शशांक भाई ने, और रांची की भी अगर हम लोग बात करें तो रांची में आपने देखा होगा कि किस तरीके से इद्रिसिया पंचायत जो हिंदपीढ़ी का था, वहां पर बाल घींच के लेटा लेटा करके रोड में लोगों को मारा गया। ठीक उसी तरह वार्ड नंबर 34 में महिलाएं आपस में बुरी तरह से उलझ पड़ी और हाथापाई की नौबत आ गई। ठीक उसी तरह आप गिरिडीह में देखे होंगे कि गोली बारूद चल गया वहां पर, और वहां पर किस तरीके से मारपीट हुई। मधुकम में किस तरीके से मारपीट हुई। अमूमन 50 से 60% जगहों पर बिना अस्थिरता के और बिना अशांति के चुनाव संपन्न नहीं हो सका। ये बहुत बड़ी विफलता मैं मानता हूँ राज्य निर्वाचन आयोग के लिए और इस सरकार के लिए। और आपने देखा होगा कि जो इतना विलंब जो सरकार करा रही थी, इनका एक ही उद्देश्य था, अभी भी ये नहीं चाहते थे कि ये चुनाव संपन्न हो, क्योंकि नगर निकाय में, एक मिनट लेट मी कंप्लीट दीजिएगा। चलिए तो चर्चा की ओर रुख करते हैं। क्षितिज जी, आपसे सवाल रहेगा, जिस तरीके से आप लोग कहा डिजिटल युग में आज का जमाना जा रहा है और आज आप लालटेन युग की बात कर रहे हैं। देखिए अच्छा लग रहा है लालटेन युग अगर आप कह रही हैं तो,
और अमेरिका जैसे बड़े बड़े देश जो हैं, इसका मतलब है कि वो भी क्या या तो इनके हिसाब से वो डिजिटल युग में आगे नहीं होंगे या नहीं तो वो ललटेन युग में अभी हैं। तो ऐसे नहीं है कि केवल भारत में या फिर केवल झारखंड में ये चुनाव करवा दिया जाए जो कि हाल तौबा मचा रहे हैं ये लोग। ये पूरे बहुत बड़े बड़े देशों में ऐसे चुनावें होती है। और इवन इन्हीं के पिछले कार्यकाल में जो रघुवर दास जी की कार्यकाल था उसमें नगर पंचायत चुनाव करवाया गया था वो बैलेट पेपर पे, तो उस समय तो कोई गलती नहीं था। और हमने बताया, हमने इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हमारे पास ईवीएम की कमी थी और अगर नया ईवीएम लाने के लिए 1 साल और समय लगता, ईवीएम बनाने वाली कंपनियां 1 साल की समय मांगी थी, तो क्या 1 साल के बाद चुनाव करवाने के लिए, और ये कह रहे थे हम चुनाव रोकने की बात कर रहे हैं। अधिसूचना जारी होने के बाद भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से आगे आ गई थी कि अभी चुनाव आयोग की डेट घोषणा करवाने के लिए, वो सब जानता है। धरना पूरे जिले में इनको धरना देना था। ये कहते हैं ईवीएम पे हम चुनाव नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि इनको पता था कि 1 साल लग जाएगा नया ईवीएम लाने में। तो इस सारी चीज पर कौन चुनाव नहीं करवाना चाहता? कौन कोर्ट गया था कि ट्रिपल टेस्ट हो? कोर्ट के आदेश को राज्य सरकार ने शशांक जी जवाब दीजिए, आप लोग नहीं चाहते थे कि ईवीएम से चुनाव हो, फिर बैलेट पेपर से हो रही है, तो खुद हाय तौबा मचाए हुए। देखिए चुनाव कैसे हो रहा है, किस परिस्थिति में हो रहा है, पूरे राज्य की जनता जानती है। राज्य में पिछले 3-4 सालों से नगर निकाय में सरकार नहीं थी किसी की, कोई पार्षद नहीं था, कोई मेयर नहीं था, कोई अध्यक्ष नहीं था। अगर किसी जनता को कोई काम कराना पड़ता था तो उसका 3-4 चप्पल तो जरूर घिस जाता था पदाधिकारी के पास दौड़ते दौड़ते। मैं आपको एक घटना का उदाहरण देता हूँ। हमारे घर के पास एक सड़क है, नगर निगम ने उसको 2019-20 में बनाया था। 2.5-3 करोड़ की सड़क है, 2-2.5 किलोमीटर का सड़क है। हमने एक दिन नगर आयुक्त को फोन किया कि ये सड़क बनवा दीजिए, 3-4 साल हो गया है, सड़क टूट गया है। नगर आयुक्त ने मुझे जवाब दिया कि शशांक जी आप नगर विकास आवास विभाग से पैसा लाके हमको दे दीजिए, हम सड़क बना देंगे। आप समझिए कि इस राज्य की स्थिति क्या बन चुकी है। नगर आयुक्त बोल रहे हैं कि शशांक जी आप पैसा लाके हमको दिलवा दीजिए तो हम नगर निगम का सड़क बनाएंगे। आप समझ सकते हैं कि इस राज्य किस परिस्थिति में जा चुका था। इस राज्य में, शहर में कोई भी डेवलपमेंट का काम नहीं हो रहा था नगर निगम के माध्यम से, क्योंकि नगर निगम के पास पैसा नहीं है। सच्चाई में आप जाइएगा तो किसी वार्ड में भी कोई डेवलपमेंट का कार्य नहीं हो रहा है। जब पैसा की बात होती है तो बोलते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, राज्य सरकार पैसा नहीं दे रही है। तो आखिर 3-4 सालों से जो डेवलपमेंट का काम रुका था उसको लेकर रोशनी खलको जी जो रांची नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी की समर्थित उम्मीदवार, उन्होंने क्या केस किया। केस करने के बाद कोर्ट के डायरेक्शन के अनुसार ये चुनाव हो रहा है। कोर्ट ने ट्रिपल टेस्ट करवाया, आरक्षण लागू करवाया। ट्रिपल टेस्ट कैसे हुआ सभी को पता है, कॉल सेंटर से फोन के माध्यम से ट्रिपल टेस्ट करवा लिए। उसके बाद आनंद फानन में कोर्ट के आदेशानुसार, कोर्ट के दबाव में और कोर्ट के फटकार के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव कराया। राज जी आपसे सवाल रहेगा कि कोर्ट के आदेश के बाद आनंद फानन में नगर निकाय चुनाव करवाया गया, और एक सवाल इसका भी जवाब दीजिएगा जिसका कि सागर जी ने सवाल उठाया था कि जहां आप लोग जीतते हैं वहां ईवीएम ठीक रहती है, जहां हार जाते हैं वहां ईवीएम खराब हो जाती है। देखिए सबसे पहले बात सिद्धि जी ने पहले भी जवाब दे दिया और मैंने भी जवाब यही दिया है कि ईवीएम की समस्या थी। ईवीएम हम लोगों को चाहिए था जिसमें समय लग रही थी। और जहाँ तक कोर्ट तो भाई भारतीय जनता पार्टी के लोग गए थे, हम तो नहीं गए थे, हम लोग तो चुनाव चाहते थे। दूसरी बात है कि आप देखिएगा कि शहर, पिछला मेयर इन्हीं का था, उप मेयर भी इन्हीं का था, 2 बार से इन्हीं का रहा। शहर का क्या हालत है आज, पानी जम जाती है, रोड की क्या व्यवस्था है, मोहल्ला की क्या व्यवस्था है, गलियों की क्या व्यवस्था है, इसका ठेकरा ये अपने सिर में क्यों नहीं लेते हैं? लोग तो देख रही है, आज लोग बदलाव के मोड में हैं। और ईवीएम, जहां तक मैं बोल रहा हूं कि आज जमाना जितना भी आगे बढ़ जा रहा है, यूके, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका जैसी देश, वो तो पिछड़े देश नहीं है। भारत से तो काफी आगे हैं टेक्नोलॉजी में, हर चीज मामले में, डेवलपमेंट के मामले में, फिर भी वो पारदर्शिता के लिए बैलेट पेपर पे चुनाव करते हैं। चलिए, पारदर्शिता के लिए बैलेट पेपर से चुनाव होता है। सागर जी, समय की कमी है, क्या कहेंगे? तो देखिए, अब आप उसके लिए जो भी बहाना बना लें बैलेट पेपर के लिए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव कोई गलत हो रहा है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि ईवीएम पर अनावश्यक सवाल उठाना, मुझे नहीं लगता केवल विरोध के लिए विरोध करना कोई बहुत बुद्धिमानी की बात नहीं होती है। और देश के बड़े बड़े चुनाव ईवीएम से ही हो रहे हैं। और
सभी तरह की सरकारें बन रही है, लेकिन इस सरकार को चूंकि ईवीएम से वहाँ पर कोई आप उसको छेड़छाड़ नहीं कर सकते थे, और अभी यहाँ पर जो बैलेट पेपर है इसमें आप देखिएगा कि कितना छेड़छाड़ किया जाएगा और कितने वोटों को इनवैलिड घोषित किया जाएगा, और इधर का उधर कितना तरह का कार्य अभी होगा, आप देखते जाइए। क्षितिज जी क्या कहेंगे? देखिए, मैं निवेदन करूंगा अपने विपक्ष साथियों से, हमें पता है कि आपके पास कोई मुद्दा नहीं है, तो संभावनाओं पर राजनीति करना छोड़ दीजिए। ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, इस पर राजनीति मत कीजिए ना। समय कितना लगने वाला है वो देख लीजिए। उसमें तो आप लोग भी तो उसी में राजनीति करते हैं। वोट ऐसा कर देगा, न्यायालय पे ये आ जाएगा, आपको करना पड़ेगा, ऐसा कर सकता है, आपको करना पड़ेगा, चुनाव आयोग ऐसा कर सकता है, न्यायालय का ऐसा आप भी तो उसी पर राजनीति करते हैं। अपना घर में लालटेन टांगे और एलईडी बंद कर दें। आज क्षितिज जी के घर में लालटेन, बार लालटेन, क्षितिज जी के लालटेन टांगी हुई है, और किसी भी लालटेन उतार देगी, क्षितिज जी के घर से लालटेन उतार देगी, किसी की हिम्मत नहीं है। ये बिहार इनको संभावनाओं पर राजनीति पूरा मत देश कीजिए। में कह रहे हैं कि लालटेन का पूरा देश लगता है लालटेन के युग में है, बहुत खुशी मना रहे हैं, लेकिन इनको दुख होना चाहिए कि बिहार ने तो लालटेन को अस्वीकार कर दिया, और वहां तो 125 यूनिट बिजली फ्री है, चर्चा लोग बिजली जला रहे हैं। वो किसके कहने पे? आपके नेता तैयार थे क्या? ओरिजिन है, आपके नेता तैयार थे क्या? और आप पूरे देश की आपके व्याख्या नेता कर रहे हैं। तैयार थे? पूरा देश की व्याख्या मत कीजिए, नहीं देने वाले थे। आप ही के नेता घूम घूम करके भी आपको 25 भी नहीं आया, तो अलग बात है, पलट गए कि लालटेन को लोगों ने अस्वीकार पलट कर गए, वो दिया। अलग बात है। दूसरे देशों से तुलना मत कीजिए। घूम घूम करके सवाल उठाए थे। 48 में 2 विकेट सरकार का गिर गया है। दोनों ये सब जगह ईवीएम सरकार हैक हार में कर चुके हैं लेता चुनाव। है। अभी 46 हारेंगे, ईवीएम हैक में कर लेता है। कौन बोल रहा अभी था? 2 विकेट सरकार का गया है अभी सुबह से। महगामा जीत चुके हैं हम लोग, और पाकुड़ में भी सबरीपाल जी जीत चुकी हैं, सरकार के लोगों को हरा चुकी है। अभी सरकार के लोग 48 के 48 विकेट इनका डाउन होगा शाम तक। 2 विकेट डाउन हो गया है, 46 का बाकी है काउंटिंग। 46 का इंतजार कीजिए शाम तक। सरकार 46-48/0 रहेगी शाम तक। दिल को बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है। 12,000 से रोशनी खलको जी आगे चल रही हैं। ख्याल कैंडिडेट नहीं है कहीं बाजार में, ख्याल चिंता मत रखिए। कीजिए, शाम तक इंतजार शशांक कीजिए। जी, पाकुड़ से आपके समर्थित कैंडिडेट पुरानी कैंडिडेट रही है, कार्यकर्ता रही है, आप लोगों ने समर्थन नहीं दिया, लेकिन भारी मतों से अंजना शबरीपाल ने अंजना जीत जी दर्ज कर ली है। अंजना जी, मैं इनका गठबंधन का भी थोड़ा पोल खोलते जा रहा हूं। शाम मैं तक बता दे रहा हूं कि जीरो रहेगा जेएमएम कांग्रेस इनके जो RJD आजसू के साथी ठीक है, हैं वो शाम तक लातेहार इंतजार में कीजिए। जेएमएम के समर्थित प्रत्याशी को समर्थन दिए हैं। आजसू के जो पार्टी के जो लोग हैं, जो जिला अध्यक्ष हैं, बकायदे वो जेएमएम के प्रत्याशी को समर्थन दिए। जब आपके पार्टी के लोग ही भरोसा नहीं कर पा रहे तो जनता क्या भरोसा शाम करेगी? तक जनता नहीं, यहाँ से धनबाद में भी चिंता मत मोर्चा के कीजिए। समर्थन धनबाद में भी कीजिए शाम तक हम अंजना लोग, जी। उसके बाद अबीर गुलाल लड्डू सब खिलाएंगे, चिंता मत कीजिए। चलिए शशांक जी, हेमंत बहुत सोरेन जी बहुत को भी शुक्रिया खिलाएंगे। जुड़ने के लिए। राज जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। क्षितिज जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। सागर जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। नगर निकाय चुनाव को लेकर के मतगणना सुबह 8 बजे से ही शुरू हो गई है। वहीं शांतिपूर्ण तरीके से मतगणना चल रही है और जल्द ही रिजल्ट सामने आ जाएंगे।